हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका 1000 गोल्डन रूल्स का नेक्स्ट पार्ट नंबर 43। टेलीग्राम अगर आप यूज़ करते हो तो सर्च करना, वहाँ पर त्रिगीतम एक ग्रुप दिखाई देगा आपको, त्रिगीतम फोरम क्लब, इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर ये सारे लेक्चर्स के पीडीएफ आपको चाहिए तो इस नाम से एक एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर पूरा सिस्टमेटिक वे में दे रखा हूँ, सब कुछ वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी इसका लिंक दे दिया हूँ, अब जा करके वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर जा करके पढ़ सकते हो। उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। अगर आपको मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करोगे, मैं आपको बताऊँगा कि इसको ज्वाइन करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और इसको कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है, अब ज़रा बात करते हैं कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंजंक्शन। प्रीपोजिशन कंप्लीट करा दिए हैं इसके पहले, तो आज हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को सीखेंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। और क्या फ़र्क होता है ये सब कुछ समझेंगे हम लोग पूरा बेसिक से। तो आज का क्लास बिल्कुल बेसिक से होने वाला है। अब इसमें देखो, बेसिकली हम लोग इसमें देखने क्या वाले हैं, इसमें जैसे कि इन जनरल होता क्या है प्रीपोजिशन में। इन जनरल ये होता है कि प्रीपोजिशन जहाँ भी आता है, देखो ध्यान से, प्रीपोजिशन जहाँ भी आता है इसके बाद आपका इसका एक ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि वर्ब का भी ऑब्जेक्ट होता है, उसी तरीके से किसी प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है। तो इन जनरल प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन एक ऐसा मतलब कुछ ऐसे सेंटेंस से भी आप लोग मिलोगे, देखोगे वैसे सेंटेंस को, जहाँ पर होता यह है कि ऑब्जेक्ट जो है ये प्रीपोजिशन के बाद ना आकर के सेंटेंस में उस प्रीपोजिशन से उसके पहले आ जाता है ऑब्जेक्ट। तब उस प्रीपोजिशन को क्या कहते हैं? तो वैसे प्रीपोजिशन को कहते हैं डैंगलिंग प्रीपोजिशन। क्या कहते हैं? डैंगलिंग प्रीपोजिशन। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कई बार क्या होता है कि कोई सेंटेंस लास्ट कर जाता है प्रीपोजिशन से, है ना, और उसका कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। अगर उसका कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है तो भी उसको हम लोग कहते हैं डैंगलिंग प्रीपोजिशन। मतलब दो बातें हैं यहाँ पर, प्रीपोजिशन से अगर पहले आ जाता है ऑब्जेक्ट, या फिर किसी प्रीपोजिशन का उसका ऑब्जेक्ट सेंटेंस में दे ही नहीं रखा है, तब उसको हम कहते हैं डैंगलिंग प्रीपोजिशन। क्लियर? तो यहाँ पर कन्फ्यूजन ये था कि कई लोग पूछते भी हैं कि सर प्रीपोजिशन के बाद तो इसका ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन किसी प्रीपोजिशन का अगर ऑब्जेक्ट दिया ही ना हो तो उस प्रीपोजिशन को किस कैटेगरी के अंदर पढ़ते हैं? उसको डैंगलिंग प्रीपोजिशन कहते हैं। क्लियर? या फिर उस प्रीपोजिशन से पहले अगर ऑब्जेक्ट आया हुआ है सेंटेंस में, तब भी उसको हम लोग डैंगलिंग प्रीपोजिशन कहते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर दूसरा चीज़ हम लोग देखेंगे कंजंक्शन के बारे में। देखो यहाँ पर होता क्या है, एक वर्ड आता है ग्रामर में, इलिप्सिस। क्या है? इलिप्सिस। ठीक है, अब इस इलिप्सिस टर्म के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें क्या है, देखो हम लोग कंजंक्शन के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और जब प्रीपोजिशन का फर्स्ट क्लास था उसमें भी मैं इसका जिक्र कर दिया था कि देखो भाई कंजंक्शन और प्रीपोजिशन के फंक्शन में क्या फ़र्क होता है। आज भी हम लोग देखने वाले हैं, वही चीज़ को अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। तो उस टाइम भी मैं बताया था कि कंजंक्शन होता क्या है कि दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। ठीक है, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है, मतलब ये एक सेंटेंस फर्स्ट है और ये सेंटेंस सेकंड है, यहाँ पर कंजंक्शन रहेगा। दो कंजंक्शन क्या करता है? दो सेंटेंस को जोड़ता है। और देखो कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब का आता नहीं, मतलब यहाँ भी एक वर्ब होगा और यहाँ भी आपका एक वर्ब होगा। ठीक है, ध्यान देना, बेसिक बात यह है, ये वर्ब जो होता है ये हमेशा फिनाइट वर्ब होता है। फिनाइट वर्ब जो होता है उसके बिना आप सेंटेंस नहीं बना सकते। ठीक है, तो हर एक सेंटेंस में एक वर्ब होता ही होता है, और वो वर्ब क्या होता है? फिनाइट वर्ब होता है। ठीक है, अब जरा ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर एलिप्सिस आता कहाँ पर है? मान लो कि एक सेंटेंस सेकंड यहाँ पर है ना, अब फिर सेंटेंस फर्स्ट है। इन दोनों में से कई बार क्या होता है कि कंजंक्शन यहाँ पर यूज़ है। कंजंक्शन यहाँ पर अगर यूज़ है तो बाद में पता चला कि एक सेंटेंस में वहाँ पर वर्ब दिया ही नहीं है, तो हम लोग कैसे जानेंगे, है ना? तो कैसे कैच करेंगे उसको? तो उसी को हम लोग पढ़ते हैं एलिप्सिस नाम के टर्म के अंदर। तो इसको डिटेल में जानने वाले हैं आज। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है। और जितनी भी छोटी छोटी बातें मैं यहाँ पर जिक्र किया हूँ, पढ़ाने वाला हूँ, या फिर इस पीडीएफ में पूरा एकदम नोट में जितना अपने होता है हैंड रिटन नोट्स, उस तरीके से मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके लिखा हूँ। तो आप इसको ध्यान में रखना छोटी छोटी बातों को, क्योंकि एडवांस ग्रामर को समझने के लिए ये सारी बातें जो है बहुत यूज़फुल है। ठीक है, अब ज़रा बात करते हैं। देखो
कंजंक्शन के बारे में देखते हैं। कंजंक्शन होता क्या है? तो कंजंक्शन का काम ये होता है कि ये एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ता है। चलिए इतना समझ गए। या फिर क्या करता है कि दो सेम कैटेगरी के वर्ड्स या फिर सेम कैटेगरी के फ्रेजेस होता है उसको जोड़ता है। मतलब दो फ्रेजेस को जोड़ता है या फिर दो वर्ड्स को जोड़ता है या फिर दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। और एक सेंटेंस में अगर कोई वर्ड को जोड़े तब ये जोड़ने का काम कौन करता है? तो ये दोनों को जोड़ने का काम करता है प्रेपोजिशन। क्लियर है? अब जरा समझो यहाँ पर कंजंक्शन करता क्या है। अच्छा, अब इसके साथ साथ हम लोग देख लेते हैं प्रेपोजिशन के बारे में कि प्रेपोजिशन का क्या फंक्शन है। तो प्रेपोजिशन जो है ये किसी वर्ड या फिर वर्ड्स या फिर किसी फ्रेज को एक सेंटेंस में जोड़ता है। क्लियर दोनों? अब देखो फिर से समझो एक बार कि कंजंक्शन जो है एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ता है, जबकि प्रेपोजिशन है एक सेंटेंस में किसी वर्ड को या फिर किसी फ्रेज को जोड़ता है। क्लियर? कंजंक्शन का और काम होता है जैसे दो वर्ड्स को भी जोड़ता है। जैसे मैं बोलूं कि राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, है ना, लिख देता हूं यहाँ पर कि राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। ठीक है? तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि एंड जो है ये दो नाउन को आपस में जोड़ रहा है, दो वर्ड्स को आपस में जोड़ रहा है ना, और दोनों नाउन है। तो इस तरीके से आपको सोचना है। अब जरा देखो यहाँ पर समझना क्या है। कई बार कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि सर कैसे पहचानेंगे कि एक ही वर्ड रहता है। कई बार आपको देखने को मिलेगा कि एक ही ऐसा वर्ड है, और मैं पहले भी ग्रामर में बता चुका हूँ कि बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो कभी नाउन का काम करेगा, कभी प्रोनाउन का काम करेगा, कभी एडजेक्टिव का, कभी, है ना। तो इस तरीके से कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच का फंक्शन वो करता है। तो वो डिपेंड करता है उसके फंक्शन पर। उसके फंक्शन को देखते हुए हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। क्लियर? तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बिकॉज वर्ड। देख लो, बिकॉज वर्ड यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन कंजंक्शन है और कौन प्रेपोजिशन है? तो सेंटेंस को ध्यान से समझो। यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है, ही डिडंट अटेंड द मीटिंग बिकॉज ही वॉज इल। देख रहे हो? अब यहाँ पर देखो ये कंप्लीट सेंटेंस है, ही वॉज इल। ये वॉज क्या है? आपका फाइनाइट वर्ब है। कैसे है फाइनाइट वर्ब और कौन होता है नॉन फाइनाइट वर्ब? ये हम लोग वर्ब वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है? लेकिन आज बहुत कुछ मैं समझा दिया हूँ इसमें कि फाइनाइट वर्ब का क्या फंक्शन होता है, उसका वो कौन कौन सा वर्ब होता है ना, और नॉन फाइनाइट में क्या क्या होता है, सब कुछ आज ही बता दिया हूँ। हालांकि वर्ब में हम लोग और भी डिटेल में जानेंगे। देखो, एक ये कंप्लीट सेंटेंस है, ही डिडंट अटेंड द मीटिंग। यहाँ भी एक फाइनाइट वर्ब है ना, एक फाइनाइट वर्ब यहाँ है, एक वॉज यहाँ भी फाइनाइट वर्ब है, मतलब दो वर्ब है, और यहाँ पर बीच में बिकॉज आया है। तो कंजंक्शन का काम क्या होता है? कंजंक्शन का काम होता है दो सेंटेंस को जोड़ना। एक ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, दूसरा ये कंप्लीट सेंटेंस है। तो दो तरीके से इसको कह सकते हैं कि कंजंक्शन या तो दो फाइनाइट वर्ब को जोड़ने का काम करता है, या फिर दूसरे तरीके से कि जो भी कंजंक्शन होता है वो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है। क्लियर यहाँ तक? अब जरा देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये कंजंक्शन वाला जो पार्ट है और सेकंड सेंटेंस है, इसको हम लोग सेंटेंस के पहले भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ बिकॉज ही वॉज इल ही डिडंट अटेंड द मीटिंग, तो भी ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? तो यहाँ पर देख रहे हो कि दो सेंटेंस है यहाँ पर, और दोनों को जोड़ने का काम इस बिकॉज से हो रहा है। मतलब इस सेकंड वाले पार्ट को बिकॉज के साथ हम लोग सेंटेंस के पहले भी लिख सकते हैं। बिकॉज से भी इस सेंटेंस को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? बचपन में किसी टीचर ने मुझे बोल दिया था, मुझे याद आई ये बात, कि कोई भी सेंटेंस को हम लोग बिकॉज से स्टार्ट नहीं करते, जबकि वो गलत बताए थे, है ना। बिकॉज से हम किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं जब वो कंजंक्शन की तरह काम करे और दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दो सेंटेंस किस तरीके से जुड़े हुए हैं आपस में कंजंक्शन बिकॉज के थ्रू। चलिए प्रीपोजिशन के बारे में समझिए। सेम चीज़ यहाँ पर है कि बिकॉज ऑफ हिज इलनेस ही डिडंट अटेंड द मीटिंग। सेम सेंटेंस था, लेकिन समझो यहाँ पर क्या है, ये जो हीज इलनेस है, क्या इसमें फाइनाइट वर्ब आया है? नहीं आया है। मतलब ये वर्ब, मतलब यहाँ पर तो फाइनाइट वर्ब है नहीं, और इसको बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है या फिर वर्ड्स है ना। और इस वर्ड्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सेंटेंस में जोड़ रहे हैं किसके थ्रू? बिकॉज ऑफ के थ्रू। तो बिकॉज ऑफ क्या कर रहा है यहाँ पर? एक सेंटेंस में, मतलब ये वाले सेंटेंस में। अब देखो यहाँ पर ये सेंटेंस कैसे है, क्योंकि यहाँ पर डिडंट अटेंड क्या है? आपका फाइनाइट वर्ब है ना। अटेंड क्या है? आपका फाइनाइट वर्ब है। तो एक ये पूरा सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम लोग जोड़े हैं
हीज़ इलनेस क्या है यहाँ पर, हीज़ इलनेस आपका सेंटेंस तो है नहीं, तो अगर ये सेंटेंस नहीं है तो बिकॉज ऑफ यहाँ पर किस चीज़ का फंक्शन कर रहा है, तो ये आपका प्रेपोजिशन का फंक्शन कर रहा है, क्योंकि प्रेपोजिशन के डेफिनेशन में हम लोग देख चुके हैं, क्या देखे हैं कि एक सेंटेंस में अगर कोई वर्ड या फिर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं। ठीक है, मतलब जो जोड़ने का काम करता है इस तरीके से उसको हम लोग प्रेपोजिशन कहते हैं। दूसरे तरीके से इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, बिकॉज ऑफ हिज बीइंग इलनेस, है ना, हिज बीइंग इलनेस ही डिडंट अटेंड द मीटिंग। अब समझो, अब कहोगे सर हिज बीइंग इलनेस जो है ये क्या है फिर यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर बीइंग जो है ये आपका फिनाइट वर्ब नहीं है, ये आपका नॉन फिनाइट वर्ब है। ठीक है, ये नॉन फिनाइट वर्ब है, तो ये आपका सेंटेंस है नहीं, क्योंकि सेंटेंस बनने के लिए एक फिनाइट वर्ब होना चाहिए, तो ये सेंटेंस आपका नहीं है और ये आपका पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। इस कंप्लीट सेंटेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो एक सेंटेंस नहीं है उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से जोड़ने का काम कौन करता है, आपका प्रेपोजिशन करता है, इसलिए यहाँ पर बिकॉज ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, ही डिडंट अटेंड द मीटिंग बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, है ना, और इसी पार्ट को हम लोग सेंटेंस के पहले भी लिख सकते हैं, जो फर्स्ट वाला सेंटेंस लिखा गया है। अच्छा ज़रा देखो, इसको बिकॉज ऑफ को हम लोग ड्यू टू से भी कभी कभी लिखते हैं, जैसे मैं कहूँ ही डिडंट अटेंड द मीटिंग ड्यू टू हिज इलनेस, है ना, तो ये आपका क्या है, आपका प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है, और इसके बाद क्या है आपका हिज इलनेस, इसका ऑब्जेक्ट है ना, और ये एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। अगर ये कंप्लीट सेंटेंस होता तो ये बीच वाला जो भी रहता इसको हम लोग कंजंक्शन कह देते, लेकिन ड्यू टू यहाँ पर क्या है, ड्यू टू आपका प्रेपोजिशन है, क्योंकि ये दो सेंटेंस को नहीं जोड़ रहा, एक कंप्लीट सेंटेंस में कुछ वर्ड्स को जोड़ रहा है। क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट। तो फिर से अगर इन्हें नट सेल कहें क्या कि प्रेपोजिशन क्या होता है, प्रेपोजिशन एक सेंटेंस में किसी वर्ड को या फिर वर्ड्स को या फिर फ्रेज को जोड़ने का काम करता है, लेकिन दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन करता है। इस चीज़ को हम लोग देख लिए। अब कुछ छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है, देख लो क्या। इन जनरल क्या होता है कि प्रेपोजिशन के बाद इसके ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन, प्रोनाउन या फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। देखो ऑब्जेक्ट होता कौन है, ऑब्जेक्ट कौन होता है, एक नाउन होता है ना, और नाउन जहाँ भी होता है अगर नाउन यूज़ ना करना रहे हमें तो नाउन के बदले किसका यूज़ कर लेते हैं, प्रोनाउन का यूज़ कर लेते हैं, है ना। और वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो है ये जेरेंड की तरह काम करता है। जब ये जेरेंड की तरह काम करता है यानी ये भी एक तरह से क्या होता है, नाउन होता है। जेरेंड क्या होता है, नाउन ही होता है ना। तो जहाँ भी नाउन आएगा वहाँ पर नाउन आएगा और वहाँ पर वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म भी आ सकता है जेरेंड के रूप में। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग देख लिए कि वो किसी ना किसी तरीके से नाउन होता है, अब प्रोनाउन होता है, या फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। अब जरा देखने वाली बात क्या है, यहाँ देखो, यहाँ पर देख रहे हैं कि एक सेंटेंस है ये ड्यू टू से जोड़ा गया है हीज़ इलनेस को, तो हीज़ इलनेस क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट। और हम लोग पहले से जानते हैं कि प्रेपोजिशन का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है ना, और नहीं होता है उस टाइम उसको कहते हैं डैंगलिंग प्रेपोजिशन। इस चीज़ को भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। क्लियर। तो यही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है कि इन जनरल क्या होता है, प्रेपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट आता है, और इसका ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है, नाउन हो सकता है। जब नाउन होगा तो प्रोनाउन भी हो सकता है या फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी हो सकता है ना। अब चलिए अब आगे देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आपको क्या ध्यान में रखना है कि कोई भी सेंटेंस में एक फिनाइट वर्ब जरूर होता है। जैसे कोई भी सेंटेंस बनता है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब से बनता है ना। तो ये जो वर्ब है ये फिनाइट वर्ब होना चाहिए, और आपको पकड़ में आना चाहिए कि कौन फिनाइट वर्ब है और कौन नॉन फिनाइट वर्ब है। क्लियर। तो जब हम लोग वर्ब को देखेंगे इन डेप्थ पूरा सीखेंगे तब वहाँ पर आप समझ जाओगे कि कौन फिनाइट है कौन नॉन फिनाइट है। कई बार नॉन फिनाइट वर्ब को हम लोग क्या करते हैं, फिनाइट वर्ब में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, है ना, सेंटेंस को रीस्ट्रक्चर करने के लिए। तो वो सब चीज़ बाद में सीखेंगे, लेकिन आपको क्या ध्यान देना है कि कोई भी सेंटेंस में एक फिनाइट वर्ब जरूर होता है। जैसे देख लो यहाँ पर ही डिडंट अटेंड द मीटिंग ही वॉज इल, दो सेंटेंस है। यहाँ पर डिडंट अटेंड क्या है आपका, एक फिनाइट वर्ब है। यहाँ पर वॉज क्या है आपका, फिनाइट वर्ब है ना। ओके सर ये ऑक्सिलरी वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। तो हेल्पिंग वर्ब इसको तब कहते हैं जब ये किसी मेन वर्ब के साथ आता है, लेकिन जब ये सिंगल होता है किसी मेन वर्ब के साथ नहीं आता तो ये खुद ही किस चीज़ का काम करता है, मेन वर्ब का काम करता है ना। तो इज़, आर, एम ये सारे जो वर्ड होते हैं ये सारे फिनाइट वर्ब कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं बाद में देखेंगे। क्लियर।
तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी सेंटेंस में एक फिनाइट वर्ब जरूर होता है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एक फिनाइट वर्ब है, यहाँ पर भी एक फिनाइट वर्ब है। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम बिकॉज किया है, और बिकॉज यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिकॉज आपका यहाँ पर कंजंक्शन हो जाएगा, है ना, क्योंकि दो सेंटेंस को जोड़ने का काम किया गया है। चलिए अगला पॉइंट को आपको ध्यान में रखना। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि कंजंक्शन या तो दो सेंटेंस को जोड़ता है या फिर दो फिनाइट वर्ब्स को। बात एक ही है, क्योंकि जहाँ भी एक फिनाइट वर्ब होगा वहाँ पर सेंटेंस होगा, या फिर जहाँ भी एक सेंटेंस होगा वहाँ पर एक फिनाइट वर्ब आना ही आना चाहिए। तो वही चीज़ बोल रहा है कि या तो दो फिनाइट वर्ब्स को जोड़ता है या फिर दो सेंटेंस को जोड़ता है। बात क्लियर है यहाँ पर। अब एक चीज़ और ध्यान देना कि जितने फिनाइट वर्ब्स होंगे उससे एक कम कंजंक्शन होगा किसी सेंटेंस में। मान लिया जाए किसी सेंटेंस में 5 आपका फिनाइट वर्ब है ना, 5 फिनाइट वर्ब है, इसका मतलब 5 सेंटेंस है। 5 सेंटेंस को जोड़ने के लिए कितने कंजंक्शन की आवश्यकता है, तो 4, है ना, उससे एक कम। ठीक है, तो एक कॉमन सी बात है, मतलब ये बहुत ज़रूरी याद रखना नहीं है, लेकिन ध्यान में रखना, छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी चाहिए आपको। क्लियर। अब देखो फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब में क्या फ़र्क होता है, ज़रा देख लो इसको। यहाँ पर बोल रहा है फिनाइट वर्ब कि दिस वर्ब हैज़ ए सब्जेक्ट। फिनाइट वर्ब अगर जहाँ भी होगा इसका एक सब्जेक्ट होगा, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को बनने के लिए सब्जेक्ट प्लस एक वर्ब की आवश्यकता होती है, और वो वर्ब क्या होती है, फिनाइट वर्ब। क्लियर। तो हर एक वर्ब का एक अपना सब्जेक्ट होता है, मतलब फिनाइट वर्ब का। यहाँ पर क्या बोला है, दिस वर्ब हैज़ नो सब्जेक्ट, मतलब नॉन फिनाइट वर्ब का सब्जेक्ट नहीं होता। इस चीज़ को भी ध्यान रखना। ठीक है, फिर से समझो कि फिनाइट वर्ब का एक अपना सब्जेक्ट होता है, नॉन फिनाइट वर्ब का सब्जेक्ट नहीं होता। फिर देखो इट शोज टेंस, पर्सन एंड नंबर, है ना, टेंस को बताता है फिनाइट वर्ब। जैसे मैं कह दूं कि आई सो ए लायन, है ना, तो यहाँ पर क्या है, सो है, मतलब एक फिनाइट वर्ब है। तो ये किस चीज़ को बता रहा है, टेंस को बता रहा है कि ये पास्ट टेंस की बात है। लेकिन मैं कहूँ कि आई एम वॉचिंग अ मूवी, है ना, ऐसा अगर मैं कहूँ तो वॉचिंग यहाँ पर क्या है, एम वॉचिंग क्या है यहाँ पर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, मतलब प्रेजेंट टेंस को बता रहा है ये। तो इसलिए जो भी फिनाइट वर्ब होता है ये टेंस को बताता है, पर्सन को भी बताता है ना। जैसे मैं बोलूँ कि ही डज हिज वर्क, है ना, ही डज आ गया ये। फिर यहाँ मैं कहूँ कि यू डू योर वर्क, है ना, तो डू यहाँ पर क्या है, डू बता रहा है कि ये आपका यू जो है ये क्या है, सेकंड पर्सन है, और यहाँ पर डज जो है ये इसके लिए कौन सा पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है। तो यही इस चीज़ को बता रहा है कि ये जो फिनाइट वर्ब है टेंस को बताता है, पर्सन को बताता है और नंबर को बताता है। लेकिन नॉन फिनाइट वर्ब जो होता है ये किसी टेंस को नहीं बताता, ये किसी पर्सन को नहीं बताता, ये किसी नंबर को नहीं बताता। क्लियर। फिर बोल रहा है इट इज़ यूज्ड एज मेन वर्ब। फिनाइट वर्ब किस तरीके से यूज होता है, मेन वर्ब की तरह यूज होता है, अभी बता दिए, है ना, इसके पहले भी जिक्र किए। इट इज़ नॉट यूज्ड एज मेन वर्ब, ये मेन वर्ब की तरह काम नहीं करता, है ना। और ध्यान रखना कि सेंटेंस में, मतलब सेंटेंस बनने के लिए फिनाइट वर्ब का होना ज़रूरी है, सेंटेंस बनने के लिए नॉन फिनाइट वर्ब का होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, मतलब इसका यूज ही नहीं होता सेंटेंस बनाने में, मतलब ज़रूरी नहीं कि नॉन फिनाइट वर्ब आए, है ना, लेकिन फिनाइट वर्ब का होना वहाँ पर ज़रूरी होता है। अब ज़रा देखो नॉन फिनाइट वर्ब 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक इन्फिनेटिव होता है जो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं इन्फिनेटिव, है ना। फिर जेरंड है वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म जो नाउन की तरह काम करता है। और फिर पार्टिसिपल आता है, पार्टिसिपल कभी आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर लेगा, है ना, कभी आपका नाउन की तरह काम कर लेगा। तो इस तरीके से आपको पहचानना पड़ेगा पार्टिसिपल को, खास करके एडजेक्टिव की तरह काम करता है। देखो पार्टिसिपल जो है ये भी आपका 3 तरीके से होता है। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है ना, जेरंड भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। दोनों के बीच क्या डिफरेंस है ये तब सीखेंगे जब हम लोग नॉन फिनाइट वर्ब्स पढ़ेंगे, है ना। वैसे मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा हूँ बहुत पहले ही, नॉन फिनाइट वर्ब्स के ऊपर जाकर के आप चेक करना, किसी प्लेलिस्ट में दिया होगा इसी चैनल पे। फिर है पास्ट पार्टिसिपल, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इसमें भी समझो परफेक्ट पार्टिसिपल में 2 तरीके से होता है, एक एक्टिव फॉर्म होता है और एक पैसिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म वाला जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है वो हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। पैसिव फॉर्म में क्या होता है कि हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो इतनी बातों का आपको ध्यान में रखना है कि नॉन फिनाइट 3 तरीके से होता है, एक इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एक जीरंड, एक पार्टिसिपल। ठीक है, अब जरा देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है
रूल लिख करके मैं रख दिया हूँ कि एक रूल है ये, है ना। हालांकि ये रूल वगैरह कुछ नहीं, ये कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। रूल वगैरह कुछ वैसे होता भी नहीं है, लेकिन क्योंकि लोग रूल पढ़ते हैं, है ना, बहुत लोगों को याद करने में ज़्यादा आसानी होता है, तो रूल बना करके मैं सारा कुछ पढ़ा रहा हूँ। अब ज़रा देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है कि डैंगलिंग प्रेपोजिशन होता क्या है। तो देखो क्या होता है कि इन जनरल क्या होता है कि प्रेपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट आता है। ये बात मैं दोहरा रहा हूँ अभी, है ना, इसके पहले भी बताया हूँ। लेकिन सेंटेंस में आए हुए वैसे प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट आ तो इसके पहले आता है, मतलब इस प्रेपोजिशन से पहले आता है, या फिर इसका कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो ऐसे केस में इस प्रेपोजिशन को हम लोग क्या कहते हैं, डैंगलिंग प्रेपोजिशन कहते हैं। क्लियर। फिर देखो, याद रखना कि WH वाले जितने क्वेश्चनिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे हु होता है, हुम होता है ना, वेयर होता है, हुम होता है, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं क्वेश्चनिंग वाले WH फैमिली वाले वर्ड्स कहे जाते हैं। ये क्या होता है कि प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है। तो मैं ये पहले मेंशन कर दिया हूँ ताकि आप बाद में क्वेश्चन ना पूछो, है ना। तो यहाँ पर क्या कहने का मतलब है कि WH वाले क्वेश्चन वाले जो वर्ड्स होते हैं, ये प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। तो किसी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करते हैं कौन, WH वाले वर्ड्स जो क्वेश्चनिंग में यूज आते हैं, है ना। अब ज़रा देख लो, यहाँ पर देखेंगे हम लोग, देखो यहाँ पर क्या है एग्जाम्पल में कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। अब समझने वाली बात यह है कि प्रेपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ तो देखो, यहाँ तो लास्ट कर रहा है ना, यहाँ पर लास्ट कर रहा है किससे, प्रेपोजिशन से। अब प्रेपोजिशन से ये लास्ट कर रहा है, तो इसके बाद तो कोई वर्ड आया नहीं। अगर इसके बाद कोई वर्ड आया नहीं तो इसका ऑब्जेक्ट गया कहाँ। तो हो सकता है इसका ऑब्जेक्ट नहीं हो, या फिर अगर ऑब्जेक्ट है तो इसके पहले है। तो अगर पहले है या फिर नहीं है, तो ऐसे प्रेपोजिशन को क्या कहते हैं, ऐसे प्रेपोजिशन को ही डैंगलिंग प्रेपोजिशन कहते हैं। डैंगलिंग का सिंपल अर्थ होता है, उसको बोल सकते हैं डैंगलिंग का, इसका मीनिंग होता है कोई मिसिंग, है ना, मिसिंग टाइप का होता है। जो एलिप्सिस हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसी तरीके से यहाँ पर इसका भी मीनिंग होता है, कुछ मिसिंग है ये, ठीक है, लेफ्ट आउट है। अब देखो, इस अबाउट का कौन सा है, यहाँ पर अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, इस पूरे सेंटेंस को समझेंगे कि क्या कह रहा है ये। देखो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तो अबाउट का यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो ये व्हाट जो है यही अबाउट का क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, समझ रहे हो बात। अब देखो यहाँ पर वर्ब कौन है, आर टॉकिंग। आर टॉकिंग आपका मेन वर्ब है। आर टॉकिंग का कोई सब्जेक्ट तो होगा ही, तो सब्जेक्ट क्या है, यू है ना। लेकिन ये जो व्हाट है ना, ये जो व्हाट है ये किसका ऑब्जेक्ट है, अबाउट का। क्लियर। तो ध्यान रखना कि कई बार WH वाले वर्ड्स जो होते हैं वो किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। अब यहाँ पर अबाउट के बाद तो आया नहीं था, अबाउट के पहले आ चुका है सेंटेंस में व्हाट, तो व्हाट यहाँ पर, तो यहाँ पर अबाउट को क्या कहेंगे, डैंगलिंग प्रेपोजिशन। चलिए नेक्स्ट है वेयर डिड दे कम फ्रॉम, वे लोग कहाँ से आए थे, है ना। अब देखो, फ्रॉम से लास्ट कर रहा है, तो इसका ऑब्जेक्ट है कहाँ, इस सेंटेंस में पहले है, इसके बाद नहीं है। तो ऐसे फ्रॉम को हम क्या कहेंगे इस सेंटेंस में, ये डैंगलिंग प्रेपोजिशन है। क्लियर। फिर देखो आगे, देखो कि जब कोई सेंटेंस किसी प्रेपोजिशन से समाप्त हो और इसके पहले कोई टू इन्फिनिटिव आए, तो उस प्रेपोजिशन का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। अभी इसके पहले देखें कि उसका ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन सेंटेंस में पहले होता है प्रेपोजिशन से, है ना, तब भी उसको क्या कहते हैं, डैंगलिंग प्रेपोजिशन। लेकिन जब नहीं होता है उसका ऑब्जेक्ट, तो देखते हैं किस तरीके से नहीं होता है। जैसे यहाँ पर है कि जस्ट सेव्ड सम न्यू म्यूजिक टू लिसन टू, है ना, वो कुछ न्यू म्यूजिक को क्या किया, सेव किया अपने फ़ोन में, किस लिए, सुनने के लिए। अब देखो यहाँ पर टू, यहाँ पर क्या है, टू यहाँ पर लास्ट जो किया है ये है आपका प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है आई विश्ड आई हैड ए फ्रेंड टू ट्रैवल विद क्या है आपका, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन से पहले हम लोग देख रहे हैं कि टू लिसन है और टू ट्रैवल है, ये दोनों क्या है, टू इन्फिनेटिव है। तो यही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है कि जो प्रेपोजिशन से सेंटेंस लास्ट करे और अगर उस प्रेपोजिशन से पहले टू इन्फिनेटिव आए, तो इस टू का, इस विद का मतलब ऐसे प्रेपोजिशन का उस सेंटेंस में उसका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर ही जो है ये सब्जेक्ट है, जस्ट सेव्ड, सेव्ड क्या है आपका, सेव्ड है आपका वर्ब है ना, मेन वर्ब है। मेन वर्ब के पहले क्या आता है, जस्ट आया है, तो वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब, तो जस्ट यहाँ पर एडवर्ब है। सम न्यू म्यूजिक, कुछ नए म्यूजिक, तो ये जो कुछ नए म्यूजिक हैं
वो इस सेव्ड का क्या है, इस सेव्ड का आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो इस टू का यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। अब और भी डेप्थ ग्रामर में जाओगे तो कहोगे सर ये टू लिसन किसका काम कर रहा है, तो टू लिसन जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ध्यान देना, ये एडजेक्टिव का काम करता है, टू इन्फिनेटिव एडजेक्टिव की तरह भी वर्क करता है। ठीक है। जैसे ये किसका एडजेक्टिव है, तो न्यू म्यूजिक, यानी कि म्यूजिक को बता रहा है ये, है ना। ये म्यूजिक को, न्यू म्यूजिक को नहीं, म्यूजिक को, है ना। म्यूजिक आपका क्या है, म्यूजिक आपका नाउन है, इसके पहले न्यू आया है तो ये क्या है, एडजेक्टिव है ना। और म्यूजिक को एक और एडजेक्टिव है यहाँ पर क्वालिफाई कर रहा है, टू लिसन। तो ये सब चीज़ बाद में आप समझोगे। ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, यहाँ पर देखें कि टू से लास्ट कर रहा है यानी प्रीपोजिशन से, विद से लास्ट कर रहा है यानी प्रीपोजिशन से, और इसके पहले एक आया है आपका टू लिसन जो कि आपका क्या है, ये आपका टू इन्फिनेटिव है और ये भी आपका इन्फिनेटिव है। इस तरीके के स्ट्रक्चर में जो भी यहाँ पर प्रीपोजिशन है टू और विद, इसका कोई भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता। यहाँ पर सम न्यू म्यूजिक जो था ये सेव्ड का ऑब्जेक्ट था। आई विश्ड आई हैड अ फ्रेंड, अब यहाँ पर एक फ्रेंड है, ये हैड का क्या है, ये हैड वर्ब जो है, फाइनाइट वर्ब है, इसका ही आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से टू और विद का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था। कंक्लूजन में फिर से मैं बोल दूं कि वैसे प्रीपोजिशन जिसका आतो सेंटेंस में उससे पहले आता है उसका ऑब्जेक्ट, या फिर उसका ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, तब वैसे प्रीपोजिशन को हम लोग क्या कहते हैं, डैंगलिंग प्रीपोजिशन। चलिए यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एलिप्सिस होता क्या है। एलिप्सिस क्या होता है, तो देखो इसका मतलब, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है समथिंग लेफ्ट आउट, मतलब जो मतलब छूट चुका है ना, मतलब छोड़ा जा चुका है, या फिर समथिंग अंडरस्टूड, या फिर कुछ ऐसा होता है सेंटेंस में जो अंडरस्टूड होता है कि भाई यहाँ पर यही चीज़ छुपा हुआ है ना। तो जो हिडन चीज़ होता है उसी को हम लोग एलिप्सिस कहते हैं। अब इसका क्या लेना देना है कंजंक्शन से, तो है इसका लेना देना, अभी समझोगे आप। ठीक है, देख लो यहाँ पर एलिप्सिस का मतलब समझो। यहाँ पर है कि आई एम एब्सोल्युटली श्योर दैट आई हैव मेट हर समवेयर बिफोर, मतलब मैं इतना श्योर हूँ कि मैं उससे पहले मिल चुका हूँ। अब देखो आई एम एब्सोल्युटली श्योर एक सेंटेंस है ना। यहाँ पर एम क्या है आपका, वर्ब वन है, यानी कि किस तरीके का वर्ब है, फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट है आई हैव मेट हर, है ना, तो यहाँ पर हैव मेट किसका काम कर रहा है, वर्ब का, है ना, तो सेकंड वर्ब है। तो दो वर्ब को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, कंजंक्शन दैट, समझ रहे हो बात को। या फिर दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, कंजंक्शन दैट। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को दैट से हटा करके देखो, आई एम एब्सोल्युटली श्योर आई हैव मेट हर समवेयर बिफोर, फिर भी ये सेंटेंस करेक्ट होगा। तो देख रहे हो यहाँ पर दैट क्या है, दैट यहाँ पर आपका मिसिंग है। तो इसी मिसिंग को क्या कहते हैं, इलिप्सिस की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका गलत नहीं हो जाता, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, इवन आप दैट को हटा करके देख रहे हो। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट सेंटेंस देखो और समझो। यहाँ पर बोला है, अच्छा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कंजंक्शन जो मिसिंग होता है या फिर अंडरस्टूड होता है उसी को एलिप्सिस कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो भी चीज़ हो सकता है पूरा का पूरा सेंटेंस वहाँ से गायब है ना, तब भी वहाँ पर क्या कहेंगे कि इसको एलिप्सिस कहते हैं। देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वी वेंट फॉर ए वॉक एंड वी टूक सम लवली फोटोग्राफ्स। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वी वेंट फॉर ए वॉक एंड टूक सम लवली फोटोग्राफ्स। देखो ये वी है, यहाँ पर भी वी है, प्रोनाउन है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हो यहाँ पर वी जो है ये मिसिंग है ना, फिर भी ये सेंटेंस करेक्ट है, वी वेंट फॉर ए वॉक एंड टूक सम लवली फोटोग्राफ। तो यहाँ पर वी जो है ये अंडरस्टूड है कि भाई हम लोगों ने ही तो लिया था लवली फोटोग्राफ्स को, है ना, तो ये अंडरस्टूड है, इसको मेंशन करें या ना करें, है ना। ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये वाला सेंटेंस होता है, क्योंकि रिपीटेशन को हम लोग क्या करते हैं, रिपीटेशन को मतलब हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको मतलब वहाँ से हम लोग वहाँ पर एलिप्सिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब उसको हटा सकते हैं ताकि बार बार चीज़ें रिपीट ना हो सेंटेंस में। ठीक है, तो सेंटेंस ये भी करेक्ट है आपका, फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर एक प्रोनाउन क्या है, मिसिंग है, इसके पहले एक कंजंक्शन मिसिंग था। अब समझो नेक्स्ट वाला, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस सेंटेंस पर गौर करो। इस सेंटेंस को अगर गौर करोगे तो यहाँ पर इफ़ इल टेक ए गुड रेस्ट, ऐसा हम लोग कहते हैं, है ना, फिर भी ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर इफ़ तो आपका कंजंक्शन है ना, यहाँ पर क्या है, इफ़ कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन है और ये पूरा का पूरा सेंटेंस है आपका,
तो इस सेंटेंस में किसी वर्ड को जोड़ने का काम तो प्रेपोजिशन करता है, लेकिन यहाँ पर इफ़ का इस्तेमाल हुआ है। तो ये इफ़ क्या है? इफ़ कंजंक्शन है या फिर प्रेपोजिशन है? तो यहाँ पर ये प्रेपोजिशन नहीं है, यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर ये जो इफ़ है ये कंजंक्शन ही है ना? कैसे? क्योंकि यहाँ पर इस्तेमाल हुआ एलिप्सिस का। जैसे यहाँ पर इसी सेंटेंस को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, इफ़ यू आर इल टेक ए गुड रेस्ट। यहाँ से यू आर को हटा सकते हो, ये अंडरस्टूड हो जाता है। इफ़ इल टेक ए गुड रेस्ट। अच्छा, टेक ए गुड रेस्ट किस तरीके का सेंटेंस है? ये किसी को एडवाइस दे रहा है ना? एडवाइस दे रहा है, तो किसको एडवाइस दे रहा है? किसी व्यक्ति को दे रहा है ना? तो यू को दे रहा है। तो यू आर यहाँ से मिसिंग है और यू आर यहाँ पर अंडरस्टूड होता है ना? तो ऐसा नहीं कहेंगे कि ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं, यहाँ पर है, यू आर जो है यहाँ पर मिसिंग है। तो इस तरीके से इफ़ यहाँ पर क्या था? कंजंक्शन था, भले ही यहाँ पर कोई चीज़ें मिसिंग है ना? समझ रहे हो कि नहीं बात? तो जो चीज़ मिसिंग आपको नज़र आए, आप फिर किसी भी सेंटेंस में लगे कि नहीं यहाँ पर कुछ मिसिंग है, और वहाँ पर अपने से खुद बिठा करके देखना कोई प्रोनाउन को, है ना? कोई प्रोनाउन को और उसके साथ जो भी अप्रोप्रिएट वर्ब होगा, जैसे यहाँ पर आर था, उसको पुट करके देखना। अगर आपको लगे कि यहाँ पर ये सूटेबल है तो वो क्या हो जाएगा? वहाँ पर कंजंक्शन हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, यहाँ पर है यू शुड हैव पेशेंस व्हेन यू आर इन ट्रबल। अब देखो, इस यू आर को हटा करके भी देखते हैं, फिर भी ये सेंटेंस करेक्ट होता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? यू शुड हैव पेशेंस व्हेन इन ट्रबल, है ना? तो ये जो सेकंड वाले सेंटेंस को हम लोग बोल रहे हैं, इसके बाद यू आर क्या है आपका? यू आर आपका अंडरस्टूड हो जाता है ना? क्योंकि सेंटेंस के फर्स्ट में भी यू आ चुका है, तो आप यू को ही बोल रहे हो, है ना? तो यू आर यहाँ पर मिसिंग है, यानी कि यहाँ से लेफ्ट आउट हो चुका है, फिर भी ये सेंटेंस करेक्ट है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि व्हेन जो है क्या है आपका? व्हेन जो है यहाँ पर कंजंक्शन है ना? जैसे दो सेंटेंस को यहाँ पर जोड़ रहा है, एक सेंटेंस ये वाला है, एक सेंटेंस ये वाला है, व्हेन से जोड़ रहा है, लेकिन यू आर को हम लोग मिसिंग तो कर सकते हैं ग्रामर के रूल के हिसाब से, है ना? तो यू आर को हम यहाँ पर मिसिंग किए हैं, तो व्हेन यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंजंक्शन है, ना कि प्रेपोजिशन। क्लियर? तो ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट है व्हाइल यू आर सैड लिसन टू दिस म्यूजिक, है ना? अब यहाँ पर देखो, व्हाइल यू आर सैड है, लिसन टू दिस म्यूजिक है, ये दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? व्हाइल कर रहा है ना? और पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि हम लोग क्या कर सकते हैं? कंजंक्शन से सीधा स्टार्ट कर सकते हैं सेंटेंस को, ठीक है? अब देखो, इस सेंटेंस को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हाइल सैड लिसन टू दिस म्यूजिक, है ना? तो व्हाइल सैड मतलब किसी को सुनने की सलाह दी जा रही है, मतलब आप यहाँ पर अपने आप क्या कर सकते हो? यू आर को पुट कर सकते हो यहाँ पर, है ना? मतलब ये है कि व्हाइल जो है यहाँ पर कंजंक्शन है और इसके साथ कुछ चीज़ें मिसिंग है या फिर अंडरस्टूड है, वो अंडरस्टूड है, फिर भी ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है और व्हाइल यहाँ पर कंजंक्शन है, ना कि प्रेपोजिशन। फिर समझो यहाँ पर देखो कि क्या कंजंक्शन के साथ हमेशा हम लोग एलिप्सिस लगा सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर, ही डिडंट अटेंड द मीटिंग बिकॉज इल, यहाँ पर इल है ना? ILL है ना? अब देखो यहाँ पर बिकॉज क्या है आपका? कंजंक्शन है, तो क्या कह सकते हैं? बिकॉज यू आर इल ही डिडंट अटेंड द मीटिंग बिकॉज यू आर इल बोल सकते हैं, या फिर ही वॉज इल बोल सकते हैं। तो ऐसा आप नहीं कह सकते, ऐसा आप नहीं कह सकते, मतलब ये सेंटेंस जो है आपका बिल्कुल गलत है ना? क्यों गलत है? इसको ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, इफ़ ही डिडंट अटेंड द मीटिंग बिकॉज ही वॉज इल। इल आपका सिंपली क्या है? इल आपका सिंपली एक यहाँ पर बोल सकते हो क्या? एडजेक्टिव है ना? एडजेक्टिव अगर है तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि एक वर्ड है ना? एक वर्ड को हम लोग एक सेंटेंस से जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आना चाहिए था? यहाँ आना चाहिए था आपका प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन बिकॉज तो होता नहीं है, बिकॉज ऑफ होता है। अगर यहाँ पर बिकॉज ऑफ होता है ना, बिकॉज ऑफ इलनेस या फिर हिज इलनेस या फिर बिकॉज ऑफ इल, ऐसा भी लिख सकते थे। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है, क्या समझने वाली बात है कि हर एक कंजंक्शन के साथ एलिप्सिस अलाउड नहीं होता। जैसे यहाँ पर देख लो किसके किसके साथ अलाउड होता है। तो एलिप्सिस सिर्फ कुछ ही कंजंक्शन के साथ अलाउड है, जैसे इफ़ के साथ, व्हेन के साथ, व्हाइल के साथ, ये तीनों के साथ हम लोग अभी एग्जाम्पल देख चुके हैं। दो के साथ, ऑल्दो के साथ, इवन दो के साथ, ठीक है? तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना था कि ऐसा कंफ्यूज मत कर जाना कि
दो सेंटेंस को जोड़ता है ना। और अगर ये वाला सेंटेंस है मान लो, है ना, यहाँ देख लो ये वाला सेंटेंस है, अगर आपको कहीं पर नज़र आ जाए ऐसा सेंटेंस, तो आपके दिमाग में आएगा कि सर ने तो बताया था, मतलब ये ऐसा सेंटेंस दे रखा है किसी बुक में और वहाँ पर दे दे कि व्हेन जो है ये आपका कंजंक्शन है, तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। कैसे कंफ्यूज करोगे कि सर ने तो बताया था कि दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन, लेकिन यहाँ पर ये वाला तो सेंटेंस ही नहीं है क्योंकि इसमें तो आपका वर्ब ही नहीं है ना। ऐसा आपके दिमाग में उपज सकता है उस टाइम। तो यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहीं यहाँ पर एलिप्सिस तो नहीं लगा, मतलब यहाँ पर कुछ अंडरस्टूड तो नहीं है। तो देखोगे पढ़ के सेंटेंस को तो आपको पता चल जाएगा कि यू शुड हैव पेशेंस व्हेन यू आर इन ट्रबल, मतलब इस यू को ही बताया जा रहा है और यहाँ पर यू आर क्या है, मिसिंग है या फिर अंडरस्टूड है ना। तो ऐसे अंडरस्टूड वाली चीज़ों को हम लोग एलिप्सिस कहते हैं और कब कहाँ पर कैसा होता है ये मैं आपको बता दिया। क्लियर। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था स्टूडेंट का कि सर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या फ़र्क होता है सर, आप बता दीजिए। तो मैं यहाँ पर उसको ले लिया हूँ, देख लो बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से डिफरेंट होता है, ध्यान रखना, है ना। ऑब्जेक्ट जो होता है ये सब्जेक्ट से डिफरेंट होता है, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है ये उसी सब्जेक्ट का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है। फिर से समझो, ऑब्जेक्ट जो होता है ये सब्जेक्ट से डिफरेंट होता है, क्लियर, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है ये उसी सब्जेक्ट का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है या फिर वही होता है। देख लो यहाँ पर। अच्छा, कुछ और बातें यहाँ पर समझ लो इससे रिलेटेड कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है ये यूजुअली किसके बाद आता है, लिंकिंग वर्ब्स के बाद आता है। इज़, आर, एम, ये सारे लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। एंड सेंस वर्ब्स के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, जैसे बी होता है, सीम होता है, स्मेल होता है, टेस्ट होता है ना। एंड आफ्टर चेंज ऑफ स्टेटिव वर्ब्स भी होते हैं कुछ, जैसे मैं बोलूँ इंक्लूडिंग गो, गेट, बिकम, ये सारे क्या कहलाते हैं, स्टेट वर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है, वर्ब्स कहलाते हैं, स्टेटिव वर्ब्स। फिर दूसरी बात देखो, यहाँ पर दे रखा है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स कैन बी एडजेक्टिव फ्रेजेस, है ना, नाउन फ्रेजेस भी हो सकता है, एडवर्ब फ्रेजेस हो सकता है, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हो सकता है, ये सबको बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर समझो, एग्जाम्पल के थ्रू समझो, 1 मिनट में समझ जाओगे तुरंत। जैसे यहाँ पर ही मैरिड अ फेमस राइटर, देखो सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहली बात आपको वर्ब ढूंढना चाहिए। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, मैरिड है ना, मैरिड वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ही है। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है या फिर इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये ही तो है ही नहीं, ये जो फेमस राइटर है ये क्या ही है। अगर ही होता तब हम कहते कि ये यही सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन ये फेमस राइटर कोई अलग पर्सन है, ही आपका अलग पर्सन है, मतलब कि ये अलग पर्सन होने की कंडीशन में इसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि ही मैरिड अ फेमस राइटर, मतलब यहाँ पर मैरिड आपका वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये है और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, अ फेमस राइटर। नेक्स्ट में देखो, ही बिकेम अ फेमस राइटर। अब बिकेम क्या है, अभी बताया था, स्टेटिव वर्ब होता है, स्टेटिव वर्ब के बाद आपका क्या आता है, आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। देख लो यहाँ पर, है ना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, स्टेटिव वर्ब्स के बाद आता है, स्टेटिव वर्ब्स के बाद और फिर लिंकिंग वर्ब्स के बाद आता है ना। देख लो यहाँ पर, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बिकेम जो है ये भी आपका वर्ब है और इस वर्ब का सब्जेक्ट है आपका कौन, ये। तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये नहीं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये फेमस राइटर जो यहाँ पर है ये वही वाला व्यक्ति है जो इसका सब्जेक्ट है, इस वर्ब का जो सब्जेक्ट ही है, यही व्यक्ति के बारे में ये बताया जा रहा है। तो इस तरीके से सेम सब्जेक्ट के बारे में अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, जैसे ही जो है फेमस राइटर है, मतलब उसी व्यक्ति के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, तब इस पार्ट को क्या कहेंगे, इस पार्ट को हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। क्लियर, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान देना क्या आप कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में फ़र्क होता है। ऑब्जेक्ट जो होता है ये सब्जेक्ट से डिफरेंट होता है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है ये यही वाला सब्जेक्ट होता है या फिर इसी सब्जेक्ट का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है। करेक्ट। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में कैसे फ़र्क करेंगे, किसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे और किसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि आज कितनी बातों को आप सीखे हो, देख लो।
सबसे पहली बात कि कंजंक्शन का फंक्शन क्या होता है। इसका फंक्शन होता है कि जब एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से मतलब इसको जोड़ने का काम करता है, या फिर सेम कैटेगरी के वर्ड्स या फिर फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है कि प्रीपोजिशन जो होता है ये किसी वर्ड या फिर वर्ड्स या फिर फ्रेजेस को क्या करता है, किसी सेंटेंस में जोड़ने का काम करता है। तो दोनों में फ़र्क आप समझ गए। इन जनरल क्या होता है कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन हो सकता है। अगर नाउन है तो वहाँ पर प्रोनाउन भी आएगा, है ना, जहाँ जहाँ नाउन जाता है वहाँ वहाँ प्रोनाउन भी जा सकता है। और अगर नाउन है तो जेरेंड भी आ सकता है, जेरेंड आने वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो ध्यान रखना कि प्रीपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट आता है इन जनरल, और अगर नहीं आता है तो उसको डैंगलिंग प्रीपोजिशन कहते हैं, है ना। फिर देखो, कोई भी सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब का आना ज़रूरी होता है, बिना एक फाइनाइट वर्ब का सेंटेंस बन ही नहीं सकता। ठीक। नेक्स्ट है कि कंजंक्शन आ तो दो सेंटेंस को जोड़ता है या फिर दो फाइनाइट वर्ब्स को। बात समझ गए। दो फाइनाइट वर्ब्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर दो सेंटेंस है, और दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जितने फाइनाइट वर्ब्स होंगे या फिर जितने सेंटेंस होंगे उससे एक कम, है ना। जैसे 4 अगर वहाँ पर है फाइनाइट वर्ब्स किसी एक सेंटेंस में, पूरे सेंटेंस में, तो वहाँ पर कितना कंजंक्शन होगा, 3 होगा, उससे एक कम होगा। चलिए अब आगे देखते हैं फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में फ़र्क क्या होता है। फाइनाइट वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता है, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट नहीं होता। ये टेंस को बताता है, पर्सन को बताता है, नंबर को बताता है फाइनाइट वर्ब्स। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब ना ही टेंस को, पर्सन को, ना ही नंबर को बताता है। और फाइनाइट वर्ब मतलब सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब काम करता है, और ये मेन वर्ब की तरह काम नहीं करता है ना। मतलब सेंटेंस बनने के लिए फाइनाइट वर्ब का आना ज़रूरी है और नॉन फाइनाइट वर्ब का आना ज़रूरी नहीं है। फिर देखते हैं कि नॉन फाइनाइट 3 तरह का होता है। एक इन्फिनेटिव जिसको बोलते हैं टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जेरंड वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का भी यहाँ पर क्या होता है, 3 तरीके से होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का आईएनजी फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म, परफेक्ट पार्टिसिपल जो कि एक्टिव फॉर्म में होता है हैविंग प्लस V3, और पैसिव फॉर्म में होता है हैविंग बीन प्लस V3। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना। फिर डैंगलिंग प्रीपोजिशन क्या होता है कि इन जनरल होता है प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन सेंटेंस में अगर प्रीपोजिशन के पहले ऑब्जेक्ट आ जाए तो ऐसे प्रीपोजिशन को हम लोग डैंगलिंग प्रीपोजिशन कहते हैं। या फिर प्रीपोजिशन का कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तब वैसे प्रीपोजिशन को हम लोग क्या कहते हैं, डैंगलिंग प्रीपोजिशन कहते हैं। चलिए ये भी आपका क्लियर हो गया। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि WH वाले जो क्वेश्चनिंग वर्ड्स होते हैं वो किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या कि जब कोई सेंटेंस किसी प्रीपोजिशन से समाप्त हो और उसके पहले टू इन्फिनेटिव आता है ना, देख रहे हो यहाँ पर टू इन्फिनेटिव आया है, तो ऐसे प्रीपोजिशन का उस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट था कि इलिप्सिस क्या होता है। तो इलिप्सिस का मतलब होता है समथिंग लेफ्ट आउट या फिर समथिंग अंडरस्टूड। क्लियर, मतलब किसी चीज़ को वहाँ मतलब अगर नहीं भी लिखा है वो अंडरस्टूड है तो आपको समझना पड़ेगा और आपके दिमाग में एक लिंक बनाना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर दो सेंटेंस है कि नहीं। अगर दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करा तो वो कंजंक्शन होगा। और कैसे कैसे एग्जांपल्स हैं ये मैं आपको यहाँ पर बता दिया हूँ। जैसे इस वाले सेंटेंस को देख करके कन्फ्यूज मत करना, इफ़ यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है, ऐसा मत सोच लेना। ये प्रीपोजिशन नहीं है, ये कंजंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ अंडरस्टूड है कि इफ़ ईल टेक ए गुड रेस्ट, मतलब किसी को आप बोलने का काम कर रहे हो, मतलब एडवाइस देने का, तो यू आर यहाँ पर क्या है, अंडरस्टूड है ना। तो देखोगे तो दो सेंटेंस यहाँ पर, यू आर इल और टेक अ गुड रेस्ट, और ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम इफ़ कर रहा है ना। तो अगर नहीं भी सेंटेंस में लिखा रहे कई बार मतलब कुछ चीज़ मिसिंग है और अगर अंडरस्टूड है, आपको पता चल रहा है, तो समझ आना वहाँ पर कंजंक्शन है। वो जो भी यूज़ हुआ वहाँ पर जोड़ने का काम किया वो कंजंक्शन है, ना कि प्रीपोजिशन। ठीक है, अब ज़रा देखो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक इसके साथ इलिप्सिस अलाउड है, मतलब हर एक कंजंक्शन के साथ आपका इलिप्सिस अलाउड नहीं होता है ना। जैसे बिकॉज के साथ नहीं है ना। तो समझने वाली बात है कि कुछ ही ऐसे कंजंक्शन होते हैं जिसके साथ इलिप्सिस अलाउड होता है। हालांकि इलिप्सिस सिर्फ कंजंक्शन वाली बात नहीं है। अगर कोई सब्जेक्ट मिसिंग है ना, और अंडरस्टूड है, पता चल रहा है कि वहाँ पर सब्जेक्ट है, जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पर बोलूँ कि टेक अ गुड रेस्ट, है ना, सिंपली एक सेंटेंस बोलो, टेक अ गुड रेस्ट। तो यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो यू टेक अ गुड रेस्ट, मतलब यहाँ से सब्जेक्ट जो यू है ये क्या है आपका, ये अंडरस्टूड होता है ना।
ऐसे सेंटेंस में ये अंडरस्टूड होता है, तब यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो मिसिंग वाला पार्ट है, इस घटना को, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, एलिप्सिस कहते हैं। और कंजंक्शन में भी आपको इसी तरीके से सोचना पड़ेगा कई बार, है ना। और वो तब जब इफ़, व्हेन और वाइल, दो, ऑल्दो, इवन दो, बस इन्हीं सारी चीज़ों के साथ अलाउड होता है एलिप्सिस, बाकी कंजंक्शन के साथ नहीं होता। ठीक है। फिर है कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में कैसे फ़र्क करेंगे। तो भाई ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट से डिफरेंट होता है, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है। क्लियर। फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है, फिर स्टेटिव वर्ब के बाद आता है ना। अब ज़रा बात करते हैं आगे। आगे क्या है देख लो, इसको भी देख लो कि ही मैरिड अ फेमस राइटर, मतलब ये एक फेमस राइटर अलग है और ये ही अलग है, मतलब ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक। लेकिन ही एक फेमस राइटर है, मतलब इसी पर्सन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो इसको कहेंगे ही का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। तो चलिए आज भी बहुत बेसिक बातें को आप सीख गए। ठीक है। अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, मतलब ग्रामर को ढंग से समझने के लिए, मान लिया जाए एक आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, वहाँ पर एक काफ़ी लंबा सेंटेंस दे रखा है, अगर उस लंबे सेंटेंस को उठा करके मैं आपसे पूछ दूँ कि इसको ब्रेक करो और बताओ भाई कि इसमें कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है ना, और कहाँ पर ये कंजंक्शन है, कहाँ पर ये प्रेपोजिशन है, कौन नाउन की तरह आया, कौन एडजेक्टिव, कौन एडवर्ब, तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। तो आप कंफ्यूज तब नहीं करोगे जब ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनको अगर आप अच्छे ढंग से सीख लेते हो पहले। क्लियर। तो चलिए बहुत कुछ सीखा आज भी, तो आज का क्लास हम यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।